Hello students, how are you? I hope you are safe at your home and doing your homework regularly and properly. Students, अब हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के चैप्टर 8 कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। टुडे वी स्टार्ट नाउ चैप्टर 8। चैप्टर 7 में हमने अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, जिसमें हमने सम कैटेगरीज या सम ग्रुप्स के जो पर्सन्स हैं, पीपल्स हैं, उनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो उस डिस्क्रिमिनेशन के रीज़न क्या थे, वो कौन कौन से ग्रुप्स थे, उनके बारे में हमने रीड किया था। जैसे आदिवासियों के बारे में, स्टीरियोटाइप थिंकिंग अबाउट द आदिवासीज, तो इन सब के बारे में हमने 7 चैप्टर में अच्छी तरह से रीड किया है। अब हम कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन के इस लेसन के अंदर ये देखेंगे कि ये समझेंगे कि कैसे जो मार्जिनलाइजेशन किया गया है जिन ग्रुप के पीपल्स के साथ है, उसे हमें कैसे निपटना है, कैसे उसको सॉल्यूशन करना है। जो प्रॉब्लम है हमारे देश के सामने, जिस प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम्स को कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर्स, जो 7 चैप्टर हमने रीड किया था, वी रीड अबाउट 2 डिफरेंट ग्रुप्स देयर एक्सपीरियंस। 2 अलग अलग ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ा, उनके जो एक्सपीरियंस थे इनइक्वालिटी के, असमानता के, उनके बारे में हमने रीड किया। एंड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, असमानता का जो अनुभव था उनका, उनके बारे में हमने समझा। तो पावरलेस, जो कमजोर वर्ग के हैं, सच ग्रुप्स हैव फोर्ट, उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, प्रोटेस्ट, विरोध किया, स्ट्रगल किया अगेंस्ट बीइंग एक्सक्लूडेड और डोमिनेटेड बाय अदर्स। यानी कि वो अलग अलग ग्रुप्स के जो पावरफुल व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा उन पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, या उन पर जोर जबरदस्ती की जा रही है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, या उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, या उनके सामने स्ट्रगल के लिए खड़ी हो गई थी। दे हैव अटेम्प्ट टू ओवरकम देयर सिचुएशन बाय अडॉप्टिंग ए रेंज ऑफ स्ट्रेटजी इन देयर लॉन्ग हिस्ट्री। यानी कि हम एक लंबे इतिहास से अलग अलग स्ट्रेटजी के बारे में, उनकी हालात या कंडीशन को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे उन लोगों के द्वारा आवाज़ उठाई गई थी, कैसे उन लोगों के द्वारा विरोध किया गया था। तो उन स्ट्रेटजी के बारे में हम इस लेसन के अंदर रीड करेंगे। रिलीजियस सोलेस, आर्म स्ट्रगल्स, सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स एंड एजुकेशन, इकोनॉमिक्स अपलिफ्ट। तो कौन कौन से जो वेजीज हैं, जैसे धार्मिक संभावना देना धर्म के आधार पर, या आर्म स्ट्रगल्स या हथियारों के साथ लड़ाई लड़ना, या अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना, सुधार करना, या शिक्षा में सुधार करना, या इकोनॉमिक्स जो कंडीशन है उसमें सुधार करना। ये इन तरीकों के द्वारा उनकी जो कंडीशन है, जो पावरलेस ग्रुप्स हैं, उनकी कंडीशन में कैसे सुधारा जा सकता है। देयर अपीयर टू बी नो वन वे ऑफ डूइंग थिंग, इन सभी कामों को करने के लिए किसी एक तरीके से नहीं, बल्कि अलग अलग तरीके से हम काम कर सकते हैं। इन ऑल केसेस, इन सभी मामलों में, द चॉइस ऑफ स्ट्रगल हैज डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंस। यानी कि ये सब जो रास्ते हमें अपनाए जाएंगे, जिन रास्तों को हम अपनाएंगे, उन रास्तों को अपनाने के लिए हमें परिस्थितियों को पर डिपेंड रहना पड़ता है कि किस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों से किस प्रकार निपटा जा सकता है, कैसे जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट सम ऑफ द वेजीज। इस चैप्टर में हम क्या रीड करेंगे, कुछ ऐसे तरीकों के बारे में, इन विच ग्रुप एंड इंडिविजुअल चैलेंजेस एक्साइटिंग इनइक्वालिटी, जिसमें ग्रुप के व्यक्तियों द्वारा या व्यक्तिगत तौर पर असमानता से निपटने के लिए क्या कौन से तरीके अपनाए गए थे आदिवासी लोगों ने, दलित, मुस्लिम और वुमेन्स। कैसे औरतों ने अपने राइट्स को बनाने के लिए मूवमेंट्स चलाए, महिला आंदोलन चलाए, कैसे मुस्लिम लोगों ने अपने राइट्स लेने के लिए क्या क्या कौन से तरीके अपनाए थे। एंड अदर मार्जिनल ग्रुप्स, जो दूसरे ग्रुप्स हैं जिनको कम इम्पोर्टेंस मिलती है, उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं होता है, या लोगों के द्वारा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, दैट सिंपली बाय बीइंग सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इस प्रकार हमारे जो डेमोक्रेटिक देश के जो नागरिक होने के नाते
हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते दे पोसेस इक्वल राइट दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड, इसलिए हम सभी देश के नागरिकों को सभी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, बराबर राइट्स मिलने चाहिए सम्मान के साथ। या हमें जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट मिले हुए उनका सम्मान करना चाहिए और सभी व्यक्तियों को इक्वल रूप से मिलने चाहिए। मैनी अमंग देम लुक अप टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू एड्रेस देम कंसर्न, कई जो चिंताएं हैं उन चिंताओं से रिलेटेड कई संविधान के द्वारा भी इन चिंताओं को कई बार दिखाया गया, इन चिंताओं को दूर करने के लिए कुछ तरीकों को अपनाया गया है। इन दिस चैप्टर में वी विल सी व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज समथिंग दैट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इन्वोक इन कोर्स ऑफ देयर स्ट्रगल। तो हम देखते हैं किस प्रकार इन जो प्रॉब्लम्स हैं, कंसर्न हैं, इन चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का सहारा लिया जाता है। संविधान के अंदर जो रूल हैं, पॉलिसीज हैं, उनको अपनाया जाता है, या जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं जो पावरलेस पीपल हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, तो उनका कई बार सहारा लिया जाता है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं उनके द्वारा उपयोग किया गया है, संघर्ष किया गया है, संविधान के जो रूल हैं उनको अपनाकर स्ट्रगल किया गया है अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। एज पार्ट ऑफ दिस we will look at how rights are translated into law to protect group from the continued exploitation, and we will also look at the government effort to formulate policies to the promote the access of this group of development। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अलग अलग ग्रुप हैं उन पर जो कंटिन्यू शोषण हो रहा है, एक्सप्लेनेशन हो रहा है, उससे सेफ रखने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो जो फंडामेंटल राइट हमें मिले हैं, अधिकार जो हमें मिले हैं, उनको कानून बना देना चाहिए। जो राइट्स है कानून की तरह उनका प्रयोग करना चाहिए, या ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए जो पावरलेस ग्रुप को सुरक्षित रखे। हम यहाँ इस बात पर भी विचार करेंगे कि किस प्रकार इन ग्रुप्स को डेवलपमेंट करने के लिए सरकार की ओर से किस प्रकार के जो पॉलिसीज हैं वो प्रमोट की जाएंगी, किस प्रकार की जो नीतियां वो बनाई जाएंगी या बनाने का प्रयास किया जाए। इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एज यू हैव लर्नड इन द फर्स्ट चैप्टर, पेज नंबर 14 पे हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो दिए हुए हैं। 6 हमारे फंडामेंटल राइट हैं। तो फंडामेंटल राइट में हमारा राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन, राइट टू रिलीजन, एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो इस प्रकार से जो हमारे जो राइट दिए गए हैं तो उस राइट्स के हमें कैसे प्रयोग करना है। ले डाउन द प्रिंसिपल दैट मेक आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक डेमोक्रेटिक, इस जो प्रिंसिपल सिद्धांत हमारे संविधान में दिए गए हैं इनके कारण हमारे जो समाज है या राज्य है उस व्यवस्था को क्या बनाना है, डेमोक्रेटिक बनाना, लोकतांत्रिक बनाने का मेन काम है। दे आर डिफाइंड इन थ्रू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान है उसका जो मेन पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या है, फंडामेंटल राइट है, जो सभी सिटीजन को मिला हुआ है, जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको मिला हुआ है। दीज राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल इंडियन इक्वली। तो ये जो राइट्स हैं ये हमारे सभी भारतीयों को इक्वली रूप से मिली हुई हैं। एज फार एज द मार्जिनलाइज्ड आर कंसर्न्स, ये उन लोगों को भी मिले हुए हैं, ग्रुप्स को भी मिले हुए हैं जो अपने आप को मार्जिनलाइज्ड मानते हैं। दे हैव ड्रॉन ऑन दीज राइट इन 2 वेज। तो इस 2 तरीकों से हम इन अधिकारों को प्रयोग कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट, बाय इंस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट। पहला है मौलिक अधिकारों पर और ज्यादा जोर देकर मौलिक अधिकारों को प्रयोग करने के लोगों को जागरूक करना, और सरकार को एंड बाय दे हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट्स रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम, और सरकार पर दबाव डालना कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है उस पर ध्यान देने के लिए मजबूर करना सरकार को, कि किस प्रकार जो कुछ ग्रुप है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उनकी तरफ सरकार का ध्यान होना चाहिए, उनका ध्यान दिलाने के लिए सरकार पर दबाव डालना। सेकंड क्या है, फर्स्ट तो हमने ये रीड किया, दे हैव इंस्टेड द गवर्नमेंट्स एनफोर्स दीज लॉ, सरकार पर दबाव बनाना इस बात के लिए कि कुछ ऐसे कानूनों को लागू करें जिस कानूनों के द्वारा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को सुरक्षित रखा जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। इन सम इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर द स्ट्रगल्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड हैव इन्फ्लुएंस्ड द गवर्नमेंट टू फ्रेम न्यू लॉज। तो इस प्रकार जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं उनके संघर्ष की वजह से ही सरकार को, गवर्नमेंट्स को मौलिक अधिकारों की अकॉर्डिंग
न्यू लॉ बनाए जाने चाहिए इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ द फंडामेंटल राइट। जो फंडामेंटल राइट की जो भावना है, जो आत्मा है, उसके अकॉर्डिंग ही कानूनों का रूप दिया जाना चाहिए। आर्टिकल 17 क्या है? आर्टिकल 17 के अंदर जो संविधान के अंदर दिया गया है, अनटचेबिलिटी जो छुआछूत है, हैज बीन एब्लिश्ड। तो छुआछूत को खत्म करना, बिल्कुल पूरी तरह से बैन लगाना, प्रिवेंट करना। What this mean is that no one can henceforth prevent Dalit from educating themselves, entering temples, यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज एक्सेट्रा। तो इसका अर्थ है आर्टिकल 17 का अकॉर्डिंग कि अब कोई भी व्यक्ति जो दलित हैं, जो लो कास्ट के व्यक्ति हैं, उनको पढ़ने से नहीं रोक सकता, यानी कि वो एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। मंदिरों में जाने से नहीं रोक सकता उनको, या अब उनको परमिशन है आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग टेम्पल में एंट्री करने की, एजुकेशन प्राप्त करने की, और जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं पब्लिक फैसिलिटी, उनका प्रयोग करने से कोई नहीं रोक सकता। पहले क्या होता था, कुछ सालों पहले जो हाई कास्ट के व्यक्ति थे, वो लो कास्ट के लोगों को अपने कंट्रोल में रखते थे और अपनी मनमर्जी से उनको काम में लगाते थे। तो हाई कास्ट के लोग, इनको ना तो एजुकेशन की सुविधाएं होती थी, जो लो कास्ट के लोग हैं, हाई कास्ट के लोग उनको नहीं अपनाने देते थे, और ना ही उनको टेम्पल में एंट्री करने की परमिशन होती थी, और जो दूसरी सुविधाएं होती वो इनको नहीं मिलती थी। लेकिन जो आर्टिकल 17 इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी को नहीं रोक सकता है, इसलिए अनटचेबिलिटी होता है। हाई सोसाइटी के लोग, हाई कास्ट के लोग अपने घरों की वस्तुओं को छूने नहीं देते थे। किसको? लो सोसाइटी के लोगों को, लो कास्ट की लोगों को, इसको बोलते थे अनटचेबिलिटी। तो इसमें इट आल्सो मीन्स that it is wrong to practice untouchabilities and that is this practice will not be tolerated by democratic governments. In fact, untouchabilities is a punishable crime now. तो आज के समय में जो अनटचेबिलिटी है वो बिल्कुल तरीके से रोंग है, गलत है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर इसको अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा, हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में इसको सहन नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा अनटचेबिलिटी का कार्य करता है तो उसको पनिशेबल क्राइम, यानी कि सजा के योग्य अपराध माना जाएगा। अगर कोई किसी के साथ भेदभाव करता है, गाली गलौज देता है या जाति के नाम पर उसको चिल्लाता है, तो वो एक सजा के योग्य अपराध माना जाएगा। देयर आर अदर सेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जो दूसरे सेक्शन हैं, दैट हेल्प टू स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो वो सभी किसके अगेंस्ट हैं? अनटचेबिलिटी के, छुआछूत की। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ देखते हैं आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नोट दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कौन से आर्टिकल में? 15 में, कि कोई भी जो सिटीजन नागरिक है भारत का, shall be discriminated against on the basis of the religion, race, caste, sex, place of birth। तो हम 7th क्लास में आर्टिकल 15 के बारे में अच्छी तरह से रीड कर चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उसके वर्ग के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। तो हमने 7th क्लास की बुक में जो चैप्टर में रीड किए थे, जिसमें हमने दलितों के से रिलेटेड ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में और अंसारी फैमिली के बारे में जो डिस्क्रिमिनेशन की जो घटनाएं थी वो हमने अच्छी तरह से रीड की थी। देयरफॉर दलित, यहाँ देखिए वर्ड, एक दलित वर्ड का यूज किया जाता है ब्रोकन, टूटे हुआ माना जाता है दलित का मतलब। यूज्ड डिलाइबरेटली एंड एक्टिवली बाय ग्रुप्स टू हाईलाइट द सेंचुरीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दे हैव एक्सपीरियंस विद इन द कास्ट सिस्टम। तो इसमें दलित शब्द का यूज किया गया है दबा कुचला, टूटा हुआ। दलित ग्रुप के जो शब्द है वो जाति व्यवस्था से, कौन सी सिस्टम से? कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था के शायद सेंचुरी से चलता आ रहा, काफी सदियों से चलता आ रहा था कि जो लो कास्ट के जो पीपल थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो जो बैकवर्ड क्लासेज हैं उनके लिए जो वर्ड यूज किया जाता था वो दलित वर्ड यूज किया जाता था। देयरफॉर दलित कैन इन्वोक एंड ड्रॉ ऑन ए फंडामेंटल राइट इन सिचुएशन वेयर दे फील एंड दे हैव बीन ट्रीटेड बैडली बाय सम इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। तो इसमें क्या बताया जाता है कि जो दलित वर्ड का प्रयोग किया जाता है या
फंडामेंटल राइट इन सिचुएशन, जो फंडामेंटल राइट अधिकार हैं उस स्थिति के अकॉर्डिंग दे फील दैट दे हैव बीन ट्रीटेड बैडली, वो फंडामेंटल राइट होने के बाद भी वो कई बार फील करते हैं कि उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, सम इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी समुदाय के द्वारा, इवन बाय द गवर्नमेंट, कई बार तो सरकार भी इन बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं देती। ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का भी ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कराया जाता है कई बार, कि डिमांडिंग दैट द गवर्नमेंट अबाइड्स बाय इट एंड डू जस्टिस टू देम, तो इस बात पर ज्यादा फोर्स किया जाता है कि सरकार संविधान का पालन करे, संविधान के अकॉर्डिंग कानून बनाए और ऐसे लोगों को जो लो कास्ट के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनके न्याय दिया जाए। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे दलित कैन इन्वोक, हम दलित वर्ग का यूज जो इस प्रकार है, व्यक्ति या समुदाय के या सरकार भी कई बार उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, बैडली बिहेवियर करती है। तो इस प्रकार से जो मौलिक अधिकार है उनका साथ लेकर, उनका सहारा लेकर बार बार सरकार का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए कई मामले उठाए जाते हैं। लाइकवाइज अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स हैव ड्रॉन ऑन द फंडामेंटल राइट्स सेक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो दूसरे माइनॉरिटीज ग्रुप हैं जैसे कि मुस्लिम्स हैं या दूसरे माइनॉरिटीज ग्रुप्स हैं, वो संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट का प्रयोग करते हैं। दे वर पार्टिकुलर ड्रॉन अप द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उनके द्वारा धर्म, रिलीजन, कल्चरल और एजुकेशन जो अधिकार मिले हुए हैं उन पर जोर दिया जाता है। इन द केस ऑफ द कल्चरल एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और जो शिक्षा का अधिकार है उनके मामले में डिस्टिंक्ट कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रुप से, तो कई बार सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकारों का क्वेश्चन उठते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं, धर्म से रिलेटेड होते हैं, रिलीजियस ग्रुप से या सांस्कृतिक ग्रुप से रिलेटेड होते हैं। मुस्लिम एंड पारसीज हैव द राइट टू बी गार्जियन ऑफ द कंटेंट ऑफ देयर कल्चर, जो मुस्लिम है या पारसी हैं ये भी अपने जो धर्म से संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार उनको भी मिला हुआ है। यानी कि जितने सिटीजन हमारे इंडिया के रहते हैं वो सभी सिटीजन को धर्म से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड सभी राइट मिले हुए हैं, एज वेल एज द राइट टू मेक डिसीजन ऑन हाउ बेस्ट दिस कंटेंट इज टू बी प्रिजर्व्ड। इस तरह से अलग अलग जो हमारे कल्चरल राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनकी व्यवस्था करके संविधान ने कुछ ऐसे समूहों को क्या देने की कोशिश की है, सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है, राइट्स अधिकार देने का प्रयास किया है। थस बाय ग्रांटिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कल्चरल राइट्स, तो कुछ जो सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं इनका जो मेन जो मोटिव था, कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई टू इंश्योर कल्चरल जस्टिस टू द सच ग्रुप्स, तो जो संविधान के द्वारा कोशिश की जाती है कि जो सांस्कृतिक न्याय है वो सभी ग्रुपों को मिले, सभी समूहों को मिले। कॉन्स्टिट्यूशन डज दिस सो दैट द कल्चर ऑफ दिस ग्रुप्स इज नॉट डोमिनेटेड नॉर वाइप्ड आउट बाय द कल्चर ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटीज। ये देखा जाता है कि इन जो ग्रुप हैं, माइनॉरिटी के जो ग्रुप हैं, उनकी संस्कृति नष्ट न की जाए, किसके द्वारा, जो मेजोरिटी कम्युनिटी हैं उनके द्वारा। इसलिए उनकी कल्चर को सुरक्षित रखने के लिए कुछ उनको राइट दिए गए हैं। अब हम समझते हैं लॉ फॉर द मार्जिनलाइज्ड, जो कानून है मार्जिनलाइज्ड से रिलेटेड वो क्या है। एज यू हैव रीड, द गवर्नमेंट मेक्स लॉ टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन, जो सरकार कानून बनाती है क्या करने के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए। यट दिस इज नॉट टू बी ओनली वे, ये कोई एक ऐसा तरीका, अकेला ऐसा तरीका नहीं है। देयर आर स्पेसिफिक लॉज, कुछ यहाँ स्पेशल कानून बनाए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाते हैं फॉर द मार्जिनलाइज्ड इन द कंट्री। हमारे देश के अंदर जो ग्रुप मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनको हाशियाकरण किया गया है, जिनको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, तो उनके लिए कुछ कानून और पॉलिसी बनाई जाती है स्पेशल। दे आर पॉलिसी और स्कीम, ये नीतियाँ और ये जो स्कीम है, ये प्रोग्राम है। थ्रू अदर मीन्स लाइक सेटिंग अप ए कमेटी, यानी कि इन लोगों के लिए कुछ स्पेशल कार्य करने के लिए कुछ कमेटी सेटिंग की जाती है। बाई अंडरटेकिंग ए सर्वे, या सर्वे के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है। गवर्नमेंट देन मेक एन एफर्ट टू प्रमोट सच पॉलिसीज इन ऑर्डर टू गिव अपॉर्चुनिटी टू स्पेसिफिक ग्रुप। तो सरकार इस तरह की जो पॉलिसियों को जो प्रोत्साहन दे रही है, प्रोमोट कर रही है, तो कुछ ऐसे ही खास ग्रुप के लिए, ऐसे ही मेन ग्रुप के लिए अपॉर्चुनिटी
उपलब्ध कराए जाएं, ये कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को कैसे बढ़ावा दिया जाए, एज ए पार्ट ऑफ देयर एफर्ट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो यह संविधान को लागू करने के लिए, यानी संविधान को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट स्पेसिफिक स्कीम, सरकार, राज्य सरकार है या सेंट्रल सरकार गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उनके द्वारा स्पेशल स्कीम बनाई जानी चाहिए। इम्प्लीमेशन इन ट्राइबल एरियाज, इन एरिया दैट हैव ए हाई दलित पॉपुलेशन, जहां पर ये ट्राइबल जनजातियां रहती हैं या हाई दलित पॉपुलेशन है, वहां के एरिया के लोगों के लिए स्पेशल स्कीम तैयार की जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड सब्सिडरी हॉस्टल फॉर स्टूडेंट ऑफ दलित एंड आदिवासी, दलित और आदिवासी विद्यार्थियों के लिए स्पेशल फ्री सुविधाएं दी जानी चाहिए एजुकेशन के लिए, या हॉस्टल सुविधा दी जानी चाहिए जिसपे कुछ सब्सिडी दी जाए, कुछ से उनको छूट दी जाए, सो दैट दे कैन अवेल ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी दैट मे नॉट बी अवेलेबल इन देयर लोकेलिटी, जो उनके अपने स्थानीय एरिया में नहीं मिलती है एजुकेशन, उस एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए उनको बाहर भेजने की जो फैसिलिटी है वो देनी चाहिए, बाहर जाकर, ताकि वो एजुकेशन प्राप्त कर सके, और उनकी हॉस्टल जो फैसिलिटी है वो तो या फ्री दी जाए या उस पर सब्सिडी दी जाए। तो ये सरकार के द्वारा जो कुछ स्कीम है वो लागू की जानी चाहिए। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग सर्टेन फैसिलिटी, तो इस प्रकार कुछ जरूरी जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटी, वो दी जानी चाहिए। गवर्नमेंट्स आल्सो ऑपरेट थ्रू लॉज टू इंश्योर दैट कंक्रीट स्टेप आर टेकन टू एन इंक्वायरी ऑफ द सिस्टम, तो सरकार के द्वारा इस जो व्यवस्था बनाई जाती है उसकी इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए, असमानता की व्यवस्था को खत्म करने के लिए कुछ प्रॉपर कंक्रीट से स्टेप उठाए जाने चाहिए, कुछ स्टिक कदम उठाए जाने चाहिए। वन सच लॉ, यानी कि कोई कानून बनाकर या कुछ नीति बनाकर, इज द रिजर्वेशन पॉलिसी, या जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, आरक्षण की व्यवस्था, उसको अपनाकर टुडे इज बोथ सिग्निफिकेंट एंड हाईली कंटेनियस, तो आज के टाइम में ये दोनों महत्वपूर्ण विवादास्पद भी हैं, यानी कि दोनों के ऊपर विवाद हमेशा होते रहते हैं। द लॉ विच रिजर्व सीट इन एजुकेशन, जो कानून बनाए गए हैं कि एजुकेशन में इनकी सीटों का जो रिजर्वेशन किया गया है उससे रिलेटेड भी आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर दलितों के लिए जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण किया गया है उससे लेकर भी, एंड आदिवासी आर बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स दैट इन सोसाइटी लाइक आवर्स वेयर 4th century section of the population have been denied opportunity to learn and to work order to develop new skill or vocation. A democratic governments need to step in and assist their section. तो इसमें क्या समझाया गया है, हमें ये समझना है कि हमारे समाज में जहाँ कुछ ग्रुप के लोगों को सेंचुरी से, कुछ सदियों से पढ़ने लिखने या उसमें न्यू स्किल हासिल करने के जो अपॉर्चुनिटी हैं उससे वंचित रखा जाता है, उस अपॉर्चुनिटीज को डिनाई किया जाता है। तो इस प्रकार हमारी जो लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है उसके द्वारा कुछ ऐसे गरीब लोगों की सहायता करने के लिए कुछ मेन स्टेप उठाए जाने चाहिए, यानी कि जो बैकवर्ड कैटेगरीज हैं या बैकवर्ड क्लास हैं या दलित हैं या जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए सरकार के द्वारा कुछ स्टेप उठाए जाने चाहिए। हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क, क्या जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, आरक्षण नीति है, वो क्या कैसे काम करती है, किस तरह से काम करती है। गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया हैव देयर ओन लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट को दलित के नाम से भी जाना जाता है। देश भर में सभी सरकारों के पास, सभी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास लिस्ट रखी होती है शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब के लोगों की, बैकवर्ड लोगों की, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, जो उनकी अलग अलग लिस्ट रखी होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हु हैज इट्स लिस्ट, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार के पास भी यह लिस्ट होती है। स्टूडेंट्स अप्लाइंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, विद्यार्थियों के द्वारा जो एजुकेशनल संस्थाएं हैं उनके लिए अप्लाई करने के लिए। दोज अप्लाई फॉर पोस्ट इन द गवर्नमेंट्स, या कुछ जो उम्मीदवार हैं सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं, एक्सपेक्टेड टू फर्निश प्रूफ ऑफ देयर कास्ट, और उसको देना पड़ता है अपनी कास्ट से रिलेटेड प्रमाण पत्र, अपनी जो कास्ट होती है उसका एक प्रूफ देना होता है। इन द फॉर्म ऑफ द कास्ट, इस प्रकार जो कास्ट की फॉर्म है, ट्राइब
सर्टिफिकेट हैं, जनजाति प्रमाण पत्र हैं। मैनी गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आल्सो आस्क फॉर कैंडिडेट। तो जो बहुत सारी सरकार हैं या बहुत सारी संस्थाएं हैं, इस प्रकार के सर्टिफिकेट के लिए कैंडिडेट को कहा जाता है। इफ ए पार्टिकुलर दलित कास्ट और ए सर्टेन ट्राइब ऑन द गवर्नमेंट लिस्ट, अगर कोई जो दलित जाति है या ट्राइबल कास्ट है, तो ऐसे उसको बार बार जनजाति का जो प्रूफ है वो क्यों देना पड़ता है? क्योंकि लिस्ट तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है। तो जो जनजाति की लिस्ट होती है, देन ए कैंडिडेट फ्रॉम दैट कास्ट और ट्राइब कैन अवेल फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन। तो इस प्रकार जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है किसी जाति से या किसी जनजाति से, उसको आरक्षण का वह किसका बेनिफिट उठा सकता है? रिजर्वेशन का लाभ उठा सकता है। फॉर एडमिशन ऑफ कॉलेजेस, कॉलेज में एडमिशन के लिए, स्पेशली टू इंस्टीट्यूट ऑफ द प्रोफेशनल एजुकेशन, किसी व्यवसाय की संस्था में वो एडमिशन करवाने के लिए, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए, गवर्नमेंट डिफाइन ए सेट ऑफ कट ऑफ मार्क्स। तो गवर्नमेंट के द्वारा सीट है एक कट ऑफ सेट की जाती है, कट ऑफ की सीमा तय की जाती है कि किस विद्यार्थी को कितने मार्क्स से कितनी परसेंटेज लेनी होगी, उसके अकॉर्डिंग इस एजुकेशनल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में या प्रोफेशनल एजुकेशन में उसका एडमिशन हो सकता है। तो ये सरकार के द्वारा कट ऑफ जारी की जाती है। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कट ऑफ 95% से भी ऊपर हो सकती है। जो एससी हैं, एसटी हैं या बीसी हैं, इनकी कट ऑफ में भी 60, 65, 70 के आसपास तक हो सकती हैं। तो ये क्या होती है? कट ऑफ का सेट करना, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस प्रकार दिस मीन दैट नॉट ऑल दलित एंड ट्राइबल कैंडिडेट कैन क्वालिफाई फॉर एडमिशन। तो क्या है कि इन जो इंस्टीट्यूशन है इसमें सभी दलित और आदिवासी उम्मीदवारों को दाखिला नहीं पा सकती। अगर जो मैंने अभी बताया जो जर्नल की कैटेगरी है वो 95 है, अगर जो दलित हैं या ट्राइबल कैंडिडेट हैं ये अगर 95% की लिस्ट में अगर इनको कट ऑफ मिले तो ये कहीं एडमिशन नहीं प्राप्त कर सकते। ओनली दोज हु हैव डन रीजनेबली वेल एंड सिक्योर्ड मार्क, सिर्फ वो स्टूडेंट्स ही एडमिशन हो सकता है जिसके अच्छे सिक्योर्ड मार्क्स हैं, रीजनेबली अच्छे नंबर लिए हैं, कट ऑफ पॉइंट जो कट ऑफ की लिस्ट है पॉइंट रखी गई है उससे अच्छे नंबर जिसके हैं उसका एडमिशन हो सकता है। गवर्नमेंट आल्सो ऑफर स्पेशल स्कॉलरशिप, तो सरकार को कुछ ऑफर देना चाहिए कुछ स्कॉलरशिप वाले विद्यार्थियों को, जो छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। आप इसके बारे में डिटेल से रीड करेंगे। पॉलिटिकल साइंस की जो 9th क्लास की बुक है, वी विल रीड मोर रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लास, जो हम रिजर्वेशन के बारे में अच्छी तरह से रीड करेंगे बैकवर्ड क्लास के बारे में। प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ दलित एंड द आदिवासी, जो दलितों के लिए राइट बनाए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आज हम इतना ही कराते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को समझना है। ओके, थैंक यू।